तो अब हम जो पढ़ेंगे हम अब न्यूट्रोफिल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे बॉडी में जो टोटल अमाउंट ऑफ आरबीसी है, हमारे बॉडी के टोटल अमाउंट ऑफ आरबीसी में से 70% ऑफ डब्ल्यूबीसी ही क्या है, हमारे बॉडी के टोटल डब्ल्यूबीसी में से 70% ऑफ डब्ल्यूबीसी ही न्यूट्रोफिल्स है, ठीक है। सपोज करो कि हमारे बॉडी में 100% डब्ल्यूबीसी है ना, सबके बॉडी में। उस 100% डब्ल्यूबीसी में से 70% डब्ल्यूबीसी जो होंगे वो न्यूट्रोफिल्स होंगे, ठीक है। और इन न्यूट्रोफिल का फंक्शन क्या होगा? न्यूट्रोफिल क्या करेंगे? न्यूट्रोफिल हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया या फिर फॉरेन बॉडीज़, यानी जो अनजाने पार्टिकल्स, फॉरेन बॉडी का मतलब है अनजाने पार्टिकल्स, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया या फिर फॉरेन बॉडीज़ एंटर करेंगे, आएंगे, जो घुसेंगे हमारे बॉडी में, उनको क्या करेंगे? उनको खा जाएंगे, उनको निगल जाएंगे, ठीक है, उनको एनगल्फ कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रोफिल जो ये हमारे बॉडी में जो एंटर किया हुआ है बैक्टीरिया एंड फॉरेन बॉडीज़, इनको जो खा रहा है, एनगल्फ कर रहा है, निगल रहा है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस, ठीक है। फेगोसाइटोसिस का मतलब है कुछ भी सॉलिड फूड पार्टिकल को खाना, कुछ भी सॉलिड फूड के पार्टिकल को खा लेना, निगल जाने को ही फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। जैसे एमीबा क्या करता है? स्यूडोपोडिया फॉर्म करता है, फिर क्या करता है? वो अपना फूड पार्टिकल एनगल्फ करता है, उस स्यूडोपोडिया बनाकर वो क्या करता है? एमीबा अपना फूड पार्टिकल को निगल जाता है। इस प्रोसेस को ही हम फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। कुछ भी सॉलिड फूड पार्टिकल को एनगल्फ कर लेना, निगल जाना, खा लेने को हम फेगोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा न्यूट्रोफिल क्या करता है? बैक्टीरिया एंड फॉरेन बॉडीज़ जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, उनको क्या करते हैं? खा जाते हैं फेगोसाइटोसिस करके, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं? वो हमारे बॉडी को बैक्टीरिया से, डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज से, इन्फेक्शन से बचा कर रख रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो हमारा है वो है इओसिनोफिल, ठीक है। हमारी बॉडी में 100% डब्ल्यूबीसी में से ओनली 1 to 4% ऑफ डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो इओसिनोफिल होते हैं। हमारी बॉडी में जो टोटल अमाउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी रहते हैं, सपोज करो 100% हो गया टोटल अमाउंट, उस 100% डब्ल्यूबीसी में से 1 to 4% डब्ल्यूबीसी कौन से वाले होंगे? इओसिनोफिल्स वाले होंगे, ठीक है। तो इओसिनोफिल का फंक्शन क्या है? देखो, इओसिनोफिल क्या करता है? जैसे कि हमारी बॉडी में कोई पॉइजन, जहर, इन्हीं को ही हम टॉक्सिन बोलते हैं, ठीक है। पॉइजन और जहर को ही हम टॉक्सिन बोलते हैं। जैसे कि मेरी बॉडी में कोई टॉक्सिन, पॉइजन एंटर कर गया, तो जैसे ही उस टॉक्सिन ने मेरी बॉडी में एंटर किया, मेरी बॉडी में घुसा, वैसे ही क्या होगा? मेरे इओसिनोफिल जो है, इओसिनोफिल इस टॉक्सिन को, इस पॉइजन को पहचान लेंगे, इसको डिटेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद क्या कर देंगे? उस टॉक्सिन के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे और उस टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई और डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये हो गया मेरा पूरा टॉक्सिन, ये पार्टिकल, ये पॉइजन हो गया मेरे बॉडी का। जैसे ये मेरी बॉडी के अंदर में एंटर करेगा, इओसिनोफिल इसको पहचान लेगा, डिटेक्ट कर लेगा और उसके बाद इसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, ठीक है। इस तरह से इओसिनोफिल टॉक्सिन को या फिर पॉइजन को डिटॉक्सिफाई और डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। और क्या करता है? इओसिनोफिल हमारी बॉडी में एलर्जी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे एलर्जी प्रोड्यूस करता है? जैसे कि एज फॉर एग्जांपल, मुझे जो बैंगन जो होता है, ब्रिंजल, वो खाने से एलर्जी है, ठीक है। तो क्या होता है? ऐसे ही हमारे तुम लोगों में से भी किसी किसी को होता है ना, बहुत सारी चीज़, मतलब अगर हमारे बॉडी में टच हो जाए या फिर हम कुछ खा जाए तो हमको एलर्जिक रिएक्शन होता है। तो वो सारे जो होते हैं, वो सारे जो पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे बॉडी में जाते हैं, जाकर क्या करते हैं? जैसे कि किसी किसी को बहुत सारे फूड पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, किसी को मशरूम खाने से भी हो सकता है एलर्जी, ठीक है। तो वो सारे जो मतलब प्रोडक्ट्स जो होते हैं या फिर वो सारे जो सब्सटेंस होते हैं, वो जाकर क्या करते हैं? हमारे बॉडी में क्या करते हैं? इओसिनोफिल जो होता है, इओसिनोफिल के जो
जैसे कि देखो ये हो गया कुछ टॉक्सिन या फिर कुछ एलर्जिक सब्सटेंस जो मेरे बॉडी में एलर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही ये एलर्जी प्रोड्यूस करने वाला सब्सटेंस मेरे बॉडी में एंटर कर गया, वैसे ही क्या किया, इओसिनोफिल ने इसको डिटेक्ट कर लिया और क्या करेगा, इओसिनोफिल ये जो एलर्जिक पार्टिकल जो मेरे बॉडी में एंटर किया हुआ है इसके अराउंड क्या करेगा, इओसिनोफिल अपना कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देगा, ठीक है। इओसिनोफिल नॉर्मल कंडीशन में ब्लड में इक्वली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। जैसे ही क्या करेगा, ये एलर्जिक सब्सटेंस मेरे बॉडी में एंटर कर लिया, वैसे ही क्या करेगा, इओसिनोफिल इसको डिटेक्ट करेगा, इसकी पहचान करेगा और इसके अराउंड, इसके चारों ओर अपनी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देगा। जैसे चोर को पकड़ने के लिए पुलिस उसके चारों ओर घिरे हुए रहते हैं उसको पकड़ने के लिए, वैसे ही क्या करेगा, हमारा इओसिनोफिल भी इस एलर्जिक सब्सटेंस को घेर लेगा, ठीक है। तो जिस जगह पर मेरे इओसिनोफिल, मेरे बॉडी के जिस पार्ट में इओसिनोफिल का कंसंट्रेशन नॉर्मल कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो गया, जैसे कि इस पार्ट में मेरा एलर्जिक सब्सटेंस घुसा है तो इस जगह पे मेरे इओसिनोफिल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि ये इओसिनोफिल इस एलर्जिक सब्सटेंस को मार डालना चाहते हैं, है ना। तो इसलिए क्या होगा, मेरे बॉडी के सिंस मेरे बॉडी के इस पार्ट में इओसिनोफिल का कंसंट्रेशन, इओसिनोफिल का अमाउंट नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा है, तो इस मेरे बॉडी के इस पार्ट में क्या प्रोड्यूस होगा, एलर्जी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, जैसे ही इओसिनोफिल का कंसंट्रेशन बढ़ता है वैसे ही हमारे अंदर एलर्जी, इन्फ्लेमेशन ये सब डेवलप करते हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेशन यानी जो स्वेलिंग हो जाता है ना, ये स्वेलिंग डेवलप करता है ड्यू टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ इओसिनोफिल। इओसिनोफिल का कंसंट्रेशन हाई तभी होता है जब हमारे बॉडी में कोई एलर्जिक सब्सटेंस जो हमारे बॉडी को हार्म करना चाहते हो या फिर जो हमारे मतलब हमारी बॉडी जिसको हमारे अंदर एंट्री नहीं देना चाहती है, ऐसे कुछ सब्सटेंस जब हमारे बॉडी के अंदर एंटर करना चाहते हैं तब क्या करता है, इओसिनोफिल उस सब्सटेंस को पुलिस की तरह चारों ओर से घेर लेता है। ज़्यादा कंसंट्रेशन में जिन जिन पार्ट्स में, बॉडी के पार्ट्स में इओसिनोफिल का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है ब्लड में, तभी उस कंडीशन को हम एलर्जिक कंडीशन भी बोलते हैं, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ सेल जो होता है वो होता है बेसोफिल्स, जो ग्रेनुलोसाइट होता है, ठीक है। हमारी बॉडी के 0 to 4% ऑफ जो WBCs रहेंगे वो ही बेसोफिल्स होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल बॉडी का 100% WBC। 100% WBC के 0 to 4% WBC ही बेसोफिल्स होते हैं। बेसोफिल क्या करते हैं, बेसोफिल जो होते हैं वो क्या करते हैं, दो केमिकल सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं, या तो बेसोफिल हिस्टामाइन को सिक्रेट करेगा या तो बेसोफिल हेपारिन सिक्रेट करेगा। इन दोनों में से किसी भी सब्सटेंस को बेसोफिल सिक्रेट करेगा, ठीक है। और इन दोनों सब्सटेंसेस को सिक्रेट करके बेसोफिल क्या करेगा, बेसोफिल इंट्रावस्कुलर कोआगुलेशन ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करेगा, ठीक है। तो हम ये समझते हैं कैसे करता है, ठीक है। तो हमारे जो बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होते हैं, है ना, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। तो हमारा जो बेसोफिल होगा वो या तो हिस्टामाइन सिक्रेट करेगा या फिर हेपारिन सिक्रेट करेगा, और ये दोनों केमिकल सब्सटेंस सिक्रेट करके क्या करेगा, हमारी बॉडी के जो वेसल्स है इनके अंदर ब्लड का कोआगुलेशन ना हो, ब्लड का क्लॉटिंग ना हो, ताकि ब्लड कंटिन्यूअसली फ्लो करता जाए, इस कंडीशन का ख्याल रखेगा, ठीक है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्या होता है, मैंने पहले भी बोला था पहले क्लास में, जैसे मेरा ये उंगली कट गया है, ठीक है, तो ब्लड लिक्विड फॉर्म में बॉडी से निकलना स्टार्ट करेगा। एक स्टेज ऐसा आएगा जब हमारा जो लिक्विड ब्लड है वो बाहर निकलते निकलते एक सेमीसोलिड, है ना, एक सेमीसोलिड जेली लाइक स्ट्रक्चर में, एक सॉलिड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिस स्टेज में हमारा लिक्विड ब्लड कन्वर्ट हो जाएगा एक कुछ सेमीसोलिड स्ट्रक्चर में, उस कंडीशन को, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। यानी ब्लड ने अपने आप को जमा कर लिया है और वो निकलना बंद हो गया है। हमारा लिक्विड ब्लड ने क्या किया है, अपने आप को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है।
तो हमारा बेसोफिल क्या करता है, हमारे वेसल्स के अंदर ब्लड के क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉट ना करे इसका ख्याल रखता है, ब्लड को क्लॉट नहीं करने देता हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर। क्योंकि अगर वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉट हो गया तो ब्लड फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि ब्लड फ्लो करने के लिए ब्लड को अपना लिक्विड कंडीशन मेंटेन करना होगा, अपना लिक्विडिटी मेंटेन करना होगा। तो अगर ब्लड सॉलिड में कन्वर्ट हो गया तो वो फ्लो नहीं करेगा। इसलिए क्या करता है, हमारा जो बेसोफिल होता है वो हिस्टामाइन और हेपारिन ये दोनों सब्सटेंस सीक्रेट करता है। ये दोनों सब्सटेंस क्या करते हैं, ब्लड का क्लॉटिंग जो होता है, जिस प्रोसेस से ब्लड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को वेसल के अंदर होने ही नहीं देता। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा बेसोफिल हिस्टामाइन और हेपारिन सीक्रेट करके हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का क्लॉटिंग प्रिवेंट करता है, मतलब ब्लड का क्लॉटिंग वेसल्स के अंदर नहीं होने देता। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लिम्फोसाइट के बारे में डिस्कस करेंगे, मोनोसाइट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।